समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो तुम्हारा SN2 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में होगा, दो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है ना पहले लेकिन सॉरी हाँ लिविंग ग्रुप निकलेगा, तुम्हारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, उसके बाद और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा मैच ग्रुप में। एंड देन तुम्हारे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, हाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमेशा कम रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम बनाओगे तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा रहता है और प्रोडक्ट का एनर्जी तो कम है, तो कम एनर्जी के साथ दिखा दो नीचे में ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट का तो अब तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगा उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, बॉन्ड ब्रेक होते हुए यानी न्यूक्लियोफाइल और तुम्हारा कार्बोकेटाइन, हाँ न्यूक्लियोफाइल निकलते हुए यानी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है जब एक्चुअल बॉन्ड तुम्हारा बन रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट में होता है। हाँ ट्रांजिशन स्टेट होता ही है जहाँ में एक्चुअल बॉन्ड या तो टूट रहा होता है या फिर बन रहा है। यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल टूट के अलग हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 1, और फिर तुम्हारा क्या बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर कार्बोकेटाइन ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन स्टेट जब भी तो अनस्टेबल स्टेट होता है क्योंकि हम बॉन्ड टूट रहे हैं तो इसको एनर्जी देते हैं, तो फिर इस रिएक्शन को क्या एनर्जी बढ़ा हुआ है इस ट्रांजिशन स्टेट का, तो इसको ट्रांजिशन स्टेट 1 ज़्यादा एनर्जी के साथ दिखा दी पोटेंशियल एनर्जी पे ग्राफ में। अब तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बस ट्रांजिशन स्टेट से तुम्हारा एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। ये सब समझ में आएगा। और फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 इसमें ज़्यादा होगा ट्रांजिशन स्टेट है ना, क्योंकि देखो फिर इसमें क्या बनेगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यानी कि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल ऐड, ठीक है। ये इस ट्रांजिशन स्टेट यानी बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और बॉन्ड बनेगा तो फिर तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट है, एनर्जी ज़्यादा रहेगा एंड फाइनली तुम्हारा कम एनर्जी वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट सॉल्वेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ लिविंग ग्रुप। तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है उसके बीच में जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो तुम्हारा प्रोडक्ट सॉल्वेंट तोड़ता है, फेवर करता है इस बॉन्ड को तोड़ने में, बिकॉज एनर्जी रिलीज इन सॉल्वेशन ऑफ R प्लस L, ये R प्लस L माइनस ऐसे होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनके सॉल्वेशन में एनर्जी रिलीज होता है इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ R। तो प्रोडक्ट सॉल्वेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज, जैसे R और L का तुम्हारा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, मान लो 10 जूल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने में, तो जब तुम इसका सॉल्वेशन करोगे ना तो उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो कार्बोकेटाइन ये R प्लस आ जाएगा, अल्काइल वाले कार्बन पे तुम्हारा प्लस आ जाएगा, अल्काइल मतलब कार्बन कंटेनिंग होगा, और ये वाला लिविंग ग्रुप पे तुम्हारा माइनस आएगा। इसका ईएन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो मोर ईएन वाला पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये दोनों टूट गया ना, मान लो 10 जूल देके हम इनका बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, दोनों टूट गया। अब हम प्रोटिक सॉल्वेंट देंगे ना, लाइक मान लो H2, ठीक है। तो H2 क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को अलग सॉल्वेट करेगा और L माइनस को अलग सॉल्वेट करेगा। अब सॉल्वेट करेगा तो ये माइनस है, H2 में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का प्लस जुड़ जाएगा ना, और ऑक्सीजन का माइनस होगा, प्लस माइनस से प्लस के साथ जुड़ जाएगा H प्लस ये तुम्हारा प्लस H2 है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस और H पे प्लस। और ये वाटर का जो प्लस है वो L माइनस को घेर लेगा, और वाटर का जो निगेटिव है वो R प्लस को घेरेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन का, ठीक है। वाटर का जो पार्ट जिस पार्ट में रिक्वायर्ड, जैसे कैटाइन को वाटर का माइनस पार्ट वाला चाहिए जो कि ऑक्सीजन है, और एनाइन को H प्लस वाला चाहिए जो कि वाटर के H प्लस वाले H से आ रहा है, H प्लस वाले पार्ट से आ रहा है। अब ये दोनों सॉल्वेट करेगा क्योंकि माइनस को प्लस और प्लस का माइनस यही होता है ना, तो ये प्लस है तो ऑक्सीजन का माइनस वाले पार्ट से सॉल्वेट हो जाएगा, उससे ऑक्सीजन के माइनस वाले पार्ट से सॉल्वेट हो जाएगा। और ये तुम्हारा अगर माइनस है तो ऑक्सीजन के प्लस वाले मतलब ऑक्सीजन के H प्लस वाले
पार्ट से सराउंड है, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेशन होगा ना, तो इसमें जैसे 10 जूल का एनर्जी लग रहा है ना बॉन्ड तोड़ने में, उससे ज़्यादा तुम्हारा एनर्जी इसमें रिलीज होगा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें, मतलब हाँ जो ये सॉल्वेशन हो रहा है, तो जितना इसमें एनर्जी लग रहा है, जैसे प्लस देना मतलब प्लस 10 जूल इसको एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। हाँ ये बॉन्ड ब्रेक तो तुम्हारा केटायन और एनायन बना। अब हम इसको प्रोटिक सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करेंगे ना, ये तुम्हारा केटायन और एनायन सॉल्वेट हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्वेशन से तुम्हारा एनर्जी रिलीज होता है, तो जितना 10 जूल लगा ना, उससे ज़्यादा एनर्जी तुम्हारा सॉल्वेशन में रिलीज हो जाता है। और अगर एनर्जी जिस कहीं से भी तुम्हारा अगर किसी कंपाउंड से एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी कि वो कंपाउंड तुम्हारा क्या हो रहा है, स्टेबल। जो कंपाउंड स्टेबल होता है ना, उसका एनर्जी कम होता है, इसका एनर्जी निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ठंडा होगा ना, इसका कम होगा। हाँ, तो इस सबका एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एनर्जी कम होने का मतलब वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यानी तुम्हारा केटायन और एनायन बन रहा है, और सॉल्वेशन किया तो एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तुमको फेवर करेगा ना। तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जब हम सॉल्वेशन कराते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड में अल्काइल और फिर लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड तोड़ती हो, तो जितना बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दिया जाता है, उससे ज़्यादा तुम्हारा बॉन्ड, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है सॉल्वेशन में। मतलब जब इस बॉन्ड को तोड़ रही हो और केटायन और एनायन बन रहा है ना, और जब इस केटायन और एनायन को प्रोटिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हो, तो ये सॉल्वेशन उसमें होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट इसको सॉल्वेट करता है केटायन और एनायन को। तो उसमें जितना बॉन्ड में इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रहा है ना, उससे ज़्यादा तुम्हारा सॉल्वेशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो वैसे ये रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होगा, आगे में जाएगा, फेवर करेगा, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्टेबल हो रहा है, सॉल्वेशन में एनर्जी रिलीज होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री फिजिक्स में इसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री अरेंजमेंट फैशन में। अभी SN1 है, SN1 स्टार्ट हो गया तुम्हारा। हाँ वाह, मैंने ऐसा पढ़ा तो आप बहुत अच्छा से भी समझाते हैं। ओके, स्टीरियो 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 से लिखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री। पता है, आज हम अपने नोट्स में ना अच्छे से लिखे, डी हमको याद आ गया क्लास में कि दीदी बोली थी कि डी। अभी हम तुमसे यही पूछने वाले थे कि तुम्हारा अल्फाबेट सुधर रहा है कि नहीं। डी बोले थे, जस्ट हम यही पूछने वाले सुनिए ना थे। दीदी, डी और क्या था सुधारना, ई DAEF। हाँ DE है, हम आज सही से लिखना दिखा देगा था से। कितना मस्त है DAE। हाँ समझ गए, हमको जब तक क्योंकि तुम्हें याद आएगा हमको सुधारना। ऐसे इसको वर्ड मीनिंग बना दो, DAEF। बहरा होता है, बहरा हाँ, बहरा होता है डिफ। देखो वर्ड मीनिंग हम वाले टाइम को डिफ नहीं आता है। तो इसका अरेंजमेंट देखना है। ठीक है भाई, RS कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट स्पेस में वही बोलना क्या एम्प्टी और पी ऑर्बिटल्स लगते हैं। और ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि कौन पूरा करेगा, न्यूक्लियोफाइल। या तो फ्रंट से दे सकता है या फिर बैक साइड से। फ्रंट से देगा तो तुम्हारा रिटेंशन, और बैक साइड से देगा इन्वर्जन। अगर तुम्हारा SN2 में क्या बोले थे कि रिटेंशन और इन्वर्जन कब होगा, जब तुम्हारा सबस्ट्रेट हाँ और न्यूक्लियोफाइल Same सेम होगा। होगा, तब तुम्हारा रिटेंशन और इन्वर्जन हाँ, दोनों दोनों होगा। SN2 in SN1 इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बोकेटाइन। SN1 रिएक्शन में जो तुम्हारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कार्बोकेटाइन होता है। उसमें था ट्रांजिशन स्टेट इन विच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेस, जिसमें कार्बोकेटाइन जो बनता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, वन पी ऑर्बिटल ऑफ इट्स रिमेन एम्प्टी, तभी तो sp2 हो रहा है। खाली है। हाँ, अगर खाली नहीं रहता तो फिर sp3 हो जाता है। ठीक है, तो एक खाली sp2 है, इसका मतलब एक इसका p ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी है, यानी कि 3 sp और एक s 2 p sp2 एक s 2 p। तो sp2, तो वन ऑर्बिटल्स ऑफ इट्स रिमेन वैकेंट एम्प्टी व्हिच बोथ लोब्स आर ऑफ सेम साइज, जिसमें दोनों लोब सेम साइज का होता है। ठीक है, एक p ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं हाँ और वो दोनों सेम साइज के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, इक्वली इन इच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 50% रिटेंशन है, 50% एंड आइडियल SN1 लीड टू 100% रेस्मिनेशन। डिस्माइजेशन मतलब रेस्मिक मिक्सचर बनना। अब रेस्मिक मिक्सचर में क्या, इन्वर्जन
प्लस रिटेंशन। रिटेंशन, इसे को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और SN1 में क्या होता है, तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से। बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। उसमें बस एक होता था, रेयर चांस रहता था ना कि दोनों साइड से करेगा। बैक साइड से इन जनरल करेगा, ठीक है। बैक साइड उसमें इन जनरल बैक साइड, इसमें क्या है दोनों दोनों तरीके से कर सकता है, 50-50 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 50-50 करेगा, यानी कि तुम्हारे बैक से भी करेगा, कर सकता है और फ्रंट से भी कर सकता है। तो 50% तुम्हारा इन्वर्जन बनेगा और 50% रिटेंशन, यानी कि तुम्हारा रेसमाइजेशन हो रहा है, जिसमें इन्वर्जन भी बन रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। नहीं, रेसमाइजेशन हो रहा है, यानी 100% तुम्हारा कर सकते हैं कि तुम्हारा जो SN1 है वो 100% रेसमाइजेशन कर रहा है, ठीक है। उसमें नहीं कह सकता। नहीं, उसमें कब, उसमें रेसमिक मिक्सचर कब, हाँ उसमें रेसमिक कब बनता है बताए ना, अभी इन्वर्जन प्लस रिटेंशन कब, न्यूक्लियोफाइल और वो लिविंग ग्रुप सेम होता है उसमें तब जब तुम्हारा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम रहता है तब उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन का चांस रहता है, बनता है, ठीक है। बाकी इसमें तो इन जनरल तुम्हारा बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो दोनों साइड से अटैक होगा तो दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। सामने से अटैक होगा तो तुम्हारा रिटेंशन बनेगा और बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्जन बनेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा SN1 रिएक्शन है वो लीड करता है 100% रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन क्यों, क्योंकि उसमें तुम्हारा इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन रहा है और फिर रिटेंशन प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक है। In general, SN1 nucleophile attacks on substrate at intermediate state or solvent separated stage, where nucleophile attacks predominantly from back side in which lead to the formation of more inversion. अगर back side से predominantly मतलब ज़्यादा, अगर predominantly मतलब थोड़ा सा ज़्यादा back side से अटैक करना और ज़्यादा back side से अटैक करेगा तो ज़्यादा inversion product भी बनेगा as compared to retention. Hence a general SN1 reaction lead to less than 100% रेसमाइजेशन। अगर तुम्हारा 50% वो बन रहा है ना रिटेंशन और 50% इन्वर्जन बन रहा है तो 100% तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेसमाइजेशन। और अगर तुम्हारा बैक साइड से इन जनरल क्या बोल रहा है कि SN1 रिएक्शन में बैक साइड से 50% अगर किया तो 100% रेसमाइजेशन होगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है ना, रिपल्सन कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए बैक साइड से ज़्यादा अटैक होता है, जैसे कि तुम्हारा कम रिपल्सन होता है। देखो ज़्यादा रिपल्सन होगा ना तो आगे वो अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो दूर भागेगा, रिपल्सन हो कुछ भी तो, और पीछे से अटैक करेगा ना तो उसका अप्रोच करना ईजी रहेगा क्योंकि रिपल्सन कम रहेगा, ठीक है। तो अगर तो इन जनरल बैक साइड से ज़्यादा अटैक हो रहा है तो इन्वर्जन थोड़ा सा क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा और रिटेंशन कम बनेगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रेसमाइजेशन होता है वो लेस देन 100%। इसमें दीदी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बताइए अपने अकॉर्डिंग। इन जनरल जो SN1 रिएक्शन होता है वो लेस देन 100% रेसमाइजेशन होता है, यानी इन जनरल तुम्हारा जो SN1 रिएक्शन है वो ज़्यादा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है क्योंकि पीछे से रिपल्सन उसको कम फेस करना पड़ता है एंड तुम्हारा रिटेंशन कम बनाता है, ठीक है। इन जनरल क्योंकि कोई भी रिपल्सन पसंद नहीं करता है, रिपल्सन होगा तो फिर अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ये आ गया ना। इन जनरल SN1 न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट एट इंटीमेट स्टेज और सॉल्वेंट स्टेज में। हाँ, इंटीमेट स्टेज तुम्हारा जब कब मतलब जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है और जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन है और लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये अलग हुआ और साथ ही में हुआ, वो तुम्हारा इंटीमेट पेयर हो गया, इंटीमेट स्टेज हो गया, ठीक है। या फिर सॉल्वेंट स्टेज में मतलब जब इस एनाइन और केटाइन को हम सॉल्वेट करते हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट में देते हैं, ठीक है, तब तुम्हारा उस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो एट इंटीमेट स्टेट पे या फिर सॉल्वेटेड सेपरेटेड स्टेट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तुम्हारा बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से ज़्यादा अटैक करेगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा तो रेसमाइजेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 100% हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीमेट स्टेज क्या होता है ना, जब तुम कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप का जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, कार्बोकेटाइन R+ और X- जो कि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, और वो उन दोनों को विदाउट सॉल्वेट वो तुम्हारा इंटीमेट पेयर होता है, ठीक है। और जब इसको सॉल्वेट कर देती हो ना R+ और लिविंग ग्रुप L- को, तो ये तुम्हारा सॉल्वेटेड सेपरेटेड स्टेट हो जाता है, सॉल्वेटेड सेपरेटेड स्टेट हो जाता है, या फिर आयन पेयर हो जाता है, ठीक है, सॉल्वेटेड आयन पेयर हो जाता है, ठीक है। अब सेपरेटेड सॉल्वेटेड आयन पेयर जो है वो तुम्हारा सॉल्वेट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालोगे तो केटाइन है वो O- के साथ सॉल्वेट होगा, नेगेटिव वाले पार्ट से सॉल्वेट होगा, और L- जो है तुम्हारा पॉजिटिव वाले पार्ट से सॉल्वेट होगा, ठीक है।
SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाई प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 रिएक्शन तुम्हारा होता है और वो फेवर्ड होता है किसके द्वारा? प्रोटिक सॉल्वेंट से एंड वीक न्यूक्लियोफाइल से। प्रोटिक सॉल्वेंट से क्योंकि तुम्हारे इसमें आयन पेयर बनता है। अब इस आयन पेयर कैटायन और लिविंग ग्रुप एनाइन को तुम प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हो तो क्या होता है? सॉल्वेशन होता है और उस सॉल्वेशन में एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा निकलता है किसके कंपेयर में? जब तुम इसको इस लिविंग ग्रुप और कैटायन के बीच का जो बॉन्ड तोड़ती हो ना, अल्काइल हैलाइड जो भी है सबस्ट्रेट में तुम्हारा जो लिविंग ग्रुप है उसके बॉन्ड का उसके बीच का जब बॉन्ड तोड़ती हो, जब तुम इसका कैटायन और एनाइन बना रही हो, इसको बनाने में जितना तुम एनर्जी दे रही हो ना, उससे ज़्यादा एनर्जी तुम्हारा सॉल्वेशन में रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये और एनर्जी रिलीज होगा तो इसलिए क्या होगा? तुम्हारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, स्टेबल होगा आगे जाके मिलकर। तो तुम्हारा फिर ये क्या होता है? फेवर होता है प्रोटिक सॉल्वेंट से। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेशन होता है और सॉल्वेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी। अफेक्ट ऑफ बीटा अल्काइल ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट है तुम्हारा? सॉल्वेशन करेगा। ये कार्बोकेटाइन है, 9 अल्फा एच है, मोर स्टेबल है। ये भी sp3 है एंड ये भी sp2 कार्बोकेटाइन। हाँ sp2 है। तो जब तुम कार्बोकेटाइन बना रही हो ना, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखो, जितना मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, यानी कार्बोकेटाइन फास्ट बनेगा और रिएक्शन तेजी से होगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 अल्फा एच है, तो 9 अल्फा एच इसको क्या करेगा? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसको स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को। यहाँ पे तुम्हारा कितना है? sp3 है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे ना, ये लिविंग निकलेगा। तो देखो इसको कितना अल्फा एच आ रहा है? इसका 3 अल्फा एच। ये 1 2 3 अल्फा 9 अल्फा एच के 9 अल्फा एच ज़्यादा स्टेबल बनाएगा ना, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन करेगा। हाँ, तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन करेगा तो कार्बोकेटाइन क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। और SN1 में इसका उल्टा होता है। हाँ, देखो SN1 में क्या होगा? तो SN1 जो होता है तुम्हारा कार्बोकेटाइन के थ्रू जाता है। तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल उतना ज़्यादा SN2 तुम्हारा फेवर करेगा। उल्टा लिखिए, 9 इसमें लेस स्टेबल है, ज़्यादा पानी है। कार्बोकेटाइन 9 अल्फा एच है ना और इसमें 3 अल्फा एच है। हाँ, तो इसमें कार्बोकेटाइन 9 अल्फा से ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें फिर तुम्हारा फर्स्ट वाला ज़्यादा हो जाएगा ना। और SN2 में भी तुम्हारा इसमें देखो हिंड्रेंस कम है, जितना ज़्यादा ग्रुप रहता है ना हिंड्रेंस ज़्यादा रहता है। और SN2 में तुम्हारा क्या होता है? हिंड्रेंस के रेस्पेक्ट में देखा जाता है ना, जितना कम हिंड्रेंस रहेगा, जितना कम ग्रुप रहेगा उसमें SN2 ज़्यादा फास्ट होगा। तो इसमें कम है ना, तो इसमें SN2 ज़्यादा फास्ट होगा ना, है ना? SN2 ज़्यादा फास्ट होगा, तो वो तो सही है। और SN1 के लिए स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे आपका CH3 होगा या फिर CH बिल्कुल सही है कि कुछ गलत है? As we move from second to its carbocation second एक मिनट ठीक है, there will be a large decrease in steric hindrance। अच्छा sp2 this factor dominates over the stability of carbocation, hence SN1 reactivity of second is more, although through carbocation of first is more stable। और as we move from second to its carbocation, जब सेकेंड में मूव कर रहे हैं और इसको कार्बोकेटाइन देख रहे हैं, इट विल बी लार्ज डिक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, ये पढ़ ले देना कंक्लूजन। दिस फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें ना तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जा रहा है। ठीक है, मतलब दो फैक्टर है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस का और एक कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का। तो देखो SN2 तो तुम्हारा हो गया, इसमें क्या है? SN2 के लिए हम पहले स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर दिखते हैं ना ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट जिसका स्टेबल होगा उसका SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल होता है? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है, तो देखो SN2 में तो हम कार्बोकेटाइन देखते नहीं हैं, उसमें एक ही फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसमें देखो कौन ज़्यादा हैवी है, ये ना, और ये थोड़ा सा कम हैवी है, मतलब इससे हिंड्रेंस कम। तो जब SN2 देखेंगे तो जिसमें कम हिंड्रेंस होगा उसमें रिएक्शन फास्ट होगा, कम हिंड्रेंस है तो SN2 फर्स्ट में फास्ट होगा, सेकेंड में। अब देखो तुम्हारा
SN1 में हम तुम्हारा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो जब हम सेकंड से मूव करें इसका कार्बोकेटाइन ना, हाँ यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, इट विल बी लार्ज डिक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस लिखो ना, हाँ हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, दिस फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 चलो बंद करेंगे। reactivity of SN1 reactivity of 2 is more pro कार्बोकेटाइन, ये है ना, although इसको प्रिंट में छोड़ दीजिए। second is more although कार्बोकेटाइन of first is more stable। इसमें तुम्हारा जो है ना कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी 9 अल्फा एच है और इसमें 3 अल्फा एच है, ठीक है। तो इसमें ये 3 अल्फा एच है और ये 9 अल्फा एच। अब इस 3 अल्फा एच ना कम हिंडर है, मतलब 3 अल्फा एच है तो मतलब कम हिंडर है, ये वाला फैक्टर तुमको डोमिनेट कर जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कंक्लूजन क्या है तुम्हारा? कंक्लूजन है बीटा अल्काइल ब्रांचिंग डिक्रीज SN2 बट इंक्रीज SN1 रिएक्टिविटी एप्लीकेबल फॉर सेम डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट। 3 डिग्री भी है हाँ और ये भी 3 डिग्री। तब जब तुम्हारा बीटा अल्काइल ब्रांचिंग होता है ना, उस केस में तुम्हारा जो होता है ना कंसेप्ट मतलब उल्टा हो जाता है। उसमें जब सेम डिग्री रहे, एक तुम्हारा अल्फा अल्काइल है और बीटा अल्काइल, इन दोनों इस डिग्री सेम है, लेकिन ये बीटा अल्काइल है, मतलब बीटा अल्काइल। ठीक है तुम्हारा जो बीटा अल्काइल ब्रांचिंग है ना, तो बीटा अल्काइल ब्रांचिंग में इसमें 9 अल्फा है तो इसमें SN1 रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीटा अल्काइल का जब ब्रांचिंग का केस आएगा ना, तो तुम्हारा उसमें उल्टा हो जाएगा, यानी बीटा अल्काइल वाले ब्रांचिंग में तुम्हारा SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और सेम डिग्री वाला सेम डिग्री रहेगा। अगर डिफरेंट हाँ, बस बीटा अल्काइल ब्रांचिंग वाला रहा तो उसमें SN1 जो है बीटा अल्काइल वाले ब्रांचिंग में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर डिग्री सेम रहा तो। ये तुम्हारा स्पेशल केस है, तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ दीजिए, जा रहे हैं। ठीक है।